हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई सिंपल मेथड्स ऑफ टेस्टिंग आर नॉट गुड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट एंड मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग। तो ये कोई बड़ा उस किस्म का टॉपिक नहीं है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोई स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, स्पिरल मॉडल और इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। ये एक्चुअली हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप टॉपिक इस दफ़ा लेके आए और इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हमने इतने सारे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग को पढ़ा हुआ है, तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और बहुत किस्म की आपने टाइप्स पढ़ी हुई हैं। मेरे इस चैनल के ऊपर भी काफ़ी सारी टेस्टिंग की टाइप्स की जो है डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, इंट्रोडक्शन पढ़े हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ी हुई हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पढ़ी हुई हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक लेके चलें, थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन टाइप का टॉपिक लेके चलें और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो मेथड्स हैं हमारे पास यूनिट टेस्टिंग वगैरह, ये जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के ऊपर आते हो तो क्यों ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं करते या फिर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देते, उसके पीछे रीज़न क्या होती है। और साथ साथ हम ये देखेंगे कि अगर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते या बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देते तो हमें हल्की फुल्की क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के अंदर भी टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकें। अच्छा, जो टेस्टिंग वगैरह की टाइप्स हैं ये काफ़ी पहले से चली आ रही हैं, ये उस वक्त से साथ साथ चल रही हैं जब से आप प्रोग्रामिंग में आए, जब अपने प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करना शुरू की, आपने जब उसके अंदर फंक्शंस बनाना शुरू किए तो उसके हिसाब से आपकी ये टेस्टिंग की टाइप्स वगैरह डेवलप हो गई। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट जब आया तो आप उसके ऊपर भी यही टेस्टिंग की टाइप्स लेके चलते रहे, जो कि आपकी पहले वाली अप्रोचेस के लिए ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन जब एडवांस अप्रोच आई तो शायद किसी वजह से वो टेस्टिंग की टाइप्स कहीं पीछे रह गई। तो उससे टेस्ट करने पे आपको वो टेस्टिंग के ऊपर रिजल्ट्स तो मिल ही जाते हैं, लेकिन शायद वो इतने रिलायबल नहीं होते जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके एतमाद कर सको या ट्रस्ट कर सको। तो खैर, देखते हैं कि वो क्या रीजंस हैं कि जो आपकी नॉर्मल मेथडोलॉजीज हैं या फिर नॉर्मल मेथड्स ऑफ टेस्टिंग हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में क्यों बेहतर परफॉर्म नहीं करते। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। कन्वेंशनल टेस्टिंग मेथड्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन क्लासेस फॉर टेस्टिंग। देखें, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग में आप जाते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस से पाला पड़ता है, वास्ता पड़ता है। तो जो आपके नॉर्मल टेस्टिंग मेथड्स होते हैं वो आपकी क्लासेस के लिए सही नहीं होते, क्योंकि वो टेस्टिंग मेथड्स जब बने थे शायद उस वक्त क्लासेस नहीं थी। अच्छा, बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनहेरिट क्लास आर नॉट डिटेक्टेबल बाय सिंपल टेस्टिंग मेथड्स। अब आपके पास क्लासेस देखें, क्लास एक सिंपल सी चीज़ होती तो एक अलग बात थी, लेकिन आपके पास क्लासेस की कितनी सारी टाइप्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फिर उसके बाद इनहेरिटेड क्लास, फिर उसके अंदर आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के अंदर आपके पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह के कंसेप्ट आ जाते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इन चीज़ों, ये टेक्निकल चीज़ों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एरर्स होते हैं, वो भी डेफिनेटली टेक्निकल होते हैं। और वो फिर क्या होता है कि जो आपके सिंपल मेथड्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपकी सिंपल पहले वाली प्रोग्रामिंग थी उसके लिए जो आपके टेस्टिंग के मेथड्स बने हुए होते हैं वो इन टेक्निकल चीज़ों के ऊपर शायद उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाते और आपके उन एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। नॉर्मल मेथड्स ऑफ टेस्टिंग फोकस ऑन दी टेस्टिंग फंक्शंस। जब आपके पास पहले वाली प्रोग्रामिंग हुआ करती थी, जैसे जिसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हो या फिर सिंपल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जिसे आप कहते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हुए क्या करते थे कि चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करके चलाने के लिए फंक्शंस लिखा करते थे उस प्रोग्रामिंग में, और फंक्शंस कॉलिंग होती थी, फंक्शंस डिक्लेरेशन होती थी, ये सब कुछ चलता था। तो उस वक्त जो आपके टेस्टिंग के मेथड्स बनाए गए थे वो सारे के सारे उसी पे बेस करते थे और उसी के अंदर से एरर्स को और प्रॉब्लम्स को जो है पकड़ने में माहिर हुआ करते थे। लेकिन वो मेथड्स थोड़े से सुस्त पड़ गए या फिर उनकी वर्किंग में थोड़ा सा एफिशिएंसी यहाँ पे नज़र नहीं आई जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर मूव करके आए, तो क्योंकि वो मेथड जो है फंक्शंस के लिए बने हुए थे। व्हेन यू आर वर्किंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट द क्लासेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज। सबसे बड़ा इशू जो आया था वो यहाँ से आया था कि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास जो क्लासेस आ जाती हैं, क्लासेस की फिर आगे फर्दर डिपेंडेंसीज होती हैं। एक क्लास कहीं किसी दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही होती है, क्लास जो है मेथड्स पे डिपेंड कर रही होती है, मेथड्स आगे फर्दर वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं और इसी तरीके से बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। ये दो तीन की मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अच्छा, क्लास टू क्लास डिपेंडेंसी क्या होती है? जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में काम करते हो तो वहाँ पर आप
काम करते ही क्लासेस के अंदर हो। कोई क्लास कहीं से इनहेरिट होकर आ रही होती है, कहीं से कोई क्लास किसी दूसरी क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, उन दो क्लासेस के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही होती है। कहीं पे एक क्लास जो है चाइल्ड होता है, कहीं पे एक पेरेंट होता है, कहीं पे एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जिसके अंदर से बाकी क्लासेस निकल रही होती हैं। तो इस तरीके के ये कंसेप्ट चल रहे होते हैं। तो क्लासेस के ऊपर किसी किसी जगह पे आपके प्रोजेक्ट में या आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं, यानी कि इतनी कि अगर एक क्लास को हटा लिया जाए तो उस दूसरी क्लास का उसके बगैर कोई वजूद नहीं रहता, या फिर उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ बंद हो जाती हैं। तो ये डिपेंडेंसीज को टेस्ट करने की एबिलिटी शायद आपके जो नॉर्मल टेस्टिंग मेथड्स थे, उस वक्त के टेस्टिंग मेथड्स जब आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग किया करते थे, तो वो टेस्टिंग मेथड इसके ऊपर कोई इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। इसके अलावा क्लास टू मेथड डिपेंडेंसी, फिर आपके फर्दर अच्छा मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स भी सेम लाइक फंक्शंस ही होते हैं। जैसे कि आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में या फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फंक्शन लिखा करते थे, तो जब आप किसी क्लास को बनाते हो और उस क्लास के अंदर फिर आगे फंक्शंस लिखते हो, तो उन फंक्शंस को आप क्या कहते हो, मेथड्स कहते हो इन सिंपल वर्ड। तो फिर उनकी डिपेंडेंसी का भी मसला आ गया। फिर मेथड्स आगे कुछ वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी का मसला आ गया। वो मेथड्स के वेरिएबल कुछ अपने भी हो सकते हैं, कुछ ग्लोबल वेरिएबल भी ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपके जो क्लास की तरफ से होते हैं और वो हर किसी मेथड को मिल रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है हर एक मेथड उनका ऊपर भी डिपेंड होता है। सम टाइम वो वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि एक क्लास के 3-3 4-4 मेथड्स के अंदर शेयर हुए हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब आपके टेस्टिंग मेथड्स आए तो उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो इस वजह से वो टेस्टिंग मेथड्स इनके ऊपर कहीं ना कहीं पे फेल होते नज़र आते हैं। When you are working in functional environment, you have a proper workflow। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। जब आप फंक्शनल इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते थे, या फिर जो आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती थी, या फिर एक सीक्वेंस में चलने वाली जो प्रोग्रामिंग हुआ करती थी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी जिसको कहा जाता है, बहुत सारे नाम मैंने ले लिए हैं, आप जिस नाम से भी जानते होंगे आपको आइडिया हो गया होगा। तो उस प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि आपके पास एक प्रॉपर वर्क फ्लो होता था। आप टॉप से शुरू करते थे और एक फ्लो करते हुए बॉटम तक आते थे एक प्रोग्राम के, और आप उस प्रोग्राम के बॉटम पे जब आपको पहुंचते थे तो वो प्रोग्राम आपने जिस टास्क को अचीव करने के लिए बनाया होता था वो टास्क आपका कंप्लीट हो चुका होता था। तो एक प्रॉपर वर्क फ्लो आपके पास मौजूद था, और हल्का फुल्का आप अगर आप वर्क फ्लो से डिस्टर्ब होते भी थे, आगे पीछे जाते भी थे, तो वो फंक्शंस फिर भी स्टिल एक सीक्वेंस में ही आप कॉल कर रहे होते थे। अब जब आप क्लासेस के अंदर आए, when you are working in a classes based environment, you make switches from one class to other class by inter object communication। अब जैसे आप क्लासेस में आए तो आपने ये काम शुरू कर दिया कि आपने उस वर्क फ्लो को छोड़ दिया। अब आप क्या करते हो, आप एक मैसेज मिलने पे एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ स्विच हो जाते हो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, और फिर वापस दूसरी क्लास से कोई मैसेज मिलता है तो आप जंप करके कोई 2-3 क्लासेस आगे चले जाते हो। मीन्स कि आपका एक फ्लो डिस्टर्ब हो गया। अब फ्लो में आप काम नहीं कर रहे, आपके सामने 4-5 क्लासेस हैं, तो हो सकता है कि इस वक्त आप एक क्लास पे हो, क्लास नंबर 1 पे। नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म करवाने के लिए आप क्लास नंबर 3 पे जाओ, वो परफॉर्म करके वापस आओ, और क्लास नंबर 5 से होते हुए वापस क्लास नंबर 2 पे आओ। तो देयर इज़ नो फ्लो, देयर इज़ नो सीक्वेंस। अब ये जो चीज़ है कि आप कब कहाँ से कहाँ स्विच करके किधर भाग जाते हो, किधर चले जाते हो, ये चीज़ें नॉर्मली टेस्टिंग जब उस वक्त की बनी हुई टेस्टिंग, जिस वक्त ये प्रोग्राम आपका इतना छलांगे नहीं लगाया करता था, तो वो टेस्टिंग बेचारी यहाँ पे अब क्या करेगी। उसको उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस तरीके का सीक्वेंस मिलेगा, ये चीज़ें मिलेंगी तो ही मैं टेस्ट कर पाऊंगी, अदरवाइज मुझसे आप वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ना करें। तो अब यहाँ पे उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये अपग्रेडेड सिस्टम है। इससे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम से शायद हमारे सिस्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स तो आई हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी तो आई है, लेकिन ये टेस्टिंग का थोड़ा सा इशू भी फिर क्रिएट हुआ है। दिस लैक ऑफ कंट्रोल फ्लो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट डिमांड्स डिफरेंट टेस्टिंग अप्रोचेस। अब क्या होता है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट का वर्किंग वे अलग है, तो डेफिनेटली इसको प्रॉपरली टेस्ट करने के लिए, इसको काबू करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसको काबू करने के लिए, इसको टेस्टिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या मेथड है। वैसे तो चंद एक मेथड आपके पास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है। मैं आपको चंद एक बताने जा रहा हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपके पुराने मेथड जो है टेस्टिंग के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम नहीं करते, तो अब आपने कभी किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर वो मेथड्स इंप्लीमेंट नहीं करने हैं। मैंने स्टार्ट में ही बात ये कही थी, अगर आप मेरे इस पूरी वीडियो को गौर से सुनते आ
बता रहे हैं, आपने स्किप नहीं किया तो आपको पता होगा कि मैंने ये बात बड़ी क्लियरली कह दी थी कि वो मेथड्स भी काम करते हैं, लेकिन आप उन मेथड से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के ऊपर जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें तो आप उन मेथड से कम ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आपको 100% रिजल्ट वो देंगे, उसी तरीके से वो रिजल्ट देंगे जैसे कि वो आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे दिया करते थे, क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग फंक्शंस की बेस पे काम कर रही थी, सीक्वेंस में चल रही थी, प्रॉपर वर्क फ्लो था। आपके पास यहाँ पे शायद उस तरीके से फंक्शंस नहीं रहे, आपके क्लास नाम की एक नई चीज़ आ गई, आपका वर्क फ्लो नहीं रहा, आप जंप्स कर रहे हो, आप स्विच कर रहे हो, और लेकिन तरीका वही यूज़ कर रहे हो टेस्टिंग का जो कि एक सीक्वेंस में चीज़ों को चेक करने के लिए हुआ करता था। तो किसी हद तक तो वो चेक करेगा, लेकिन मुकम्मल आपको 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले। तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं किसी हद तक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, और होते भी हैं यूज़। आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि जब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई है तो उसमें यूनिट टेस्टिंग इम्प्लीमेंट होना बंद हो गई है, हो रही है लेकिन थोड़े से चेंज तरीके से, वो भी आपको आगे नज़र आ जाएगा। तो खैर हम थोड़ी सी टेस्टिंग्स देखते हैं, और ये टेस्टिंग्स भी उन नॉर्मल टेस्टिंग्स के मॉडिफाइड वर्जन ही हैं, और इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी जो टेस्टिंग अप्रोचेस, जहाँ तक आपकी सिंपल टेस्टिंग अप्रोचेस आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो आप करो, ना रिजल्ट मिलने से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाना ही बेहतर होता है। तो दीज ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग अप्रोचेस आल्सो रिलेट टू सिंपल टेस्टिंग टाइप्स, बट दीज आर केयरफुली डिजाइन टू अकोमोडेट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लास टेस्टिंग बेस्ड ऑन मेथड टेस्टिंग। अब ये क्या है, आपको मैंने अभी बताया कि जो आपकी क्लासेस होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में, उनके अंदर फर्दर आगे क्या होते हैं, मेथड्स बने हुए होते हैं। ये बात तो आपको भी पता ही है। तो एक ऐसी टेस्टिंग जो पहली टाइप में आपको बताने जा रहा हूँ, क्लास टेस्टिंग है, लेकिन वो बेस्ड कर रही है मेथड्स टेस्टिंग पे, यानी कि आप किसी क्लास के फर्दर मेथड्स को टेस्ट करते हो और उसकी बेस पे आपकी क्लास टेस्टिंग हो जाती है। जब आप एक क्लास में, होता ही क्या है यार, सारे के सारे मेथड्स ही तो होते हैं, तो जब आपने मेथड्स को सबको टेस्ट कर लिया तो दैट मीन्स कि ओवरऑल क्लास तो टेस्ट हो ही गई। सो ईच मेथड ऑफ द क्लास इज डिफाइंड टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क एंड वी कैन इम्प्लीमेंट दिस टेस्टिंग ऑन मेथड्स ऑफ क्लास लाइक अ यूनिट टेस्ट। तो अब ये देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि वही प्रोग्रामिंग की पुरानी टेस्टिंग अप्रोचेस जो हैं यहाँ पे हल्की सी मॉडिफाइड वे में इंप्लीमेंट हो जाती हैं। अब आप यहाँ पे क्या करते हो कि एक क्लास के अंदर 10 मेथड्स अगर हैं आपके पास, तो आप उन 10 मेथड में से हर एक मेथड को एक यूनिट कंसीडर करते हो और उसके ऊपर उसको एज अ यूनिट जो है टेस्ट कर लेते हो थ्रू यूनिट टेस्टिंग। तो वो क्या होगा आपका कि एक एक यूनिट टेस्ट करने से आपकी पूरी क्लास जो है वो टेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास एक आ जाती है सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग। अच्छा, इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा आप, ये क्या चीज़ है कि इन दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग वी कैप्चर द यूजर एक्शंस एंड देन सिमुलेट देम टू सिमिलर एक्शंस थ्रू द टेस्ट। यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप ये गेस करते हो कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस, उसके ऊपर यूजर के किस तरीके के एक्शंस होंगे, वो यूजर उसको किस तरीके से यूज करेगा। आप उनको रिकॉर्ड करते हो, आप उनको कैप्चर कर लेते हो एक तरीके से कि यार ऐसे ऐसे इसको यूज किया जाएगा, और वही सारे एक्शंस जो है आप सिमुलेट करते हो, यानी कि आप थ्रू टेस्टिंग उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, और आप फिर ये चेक करते हो कि जब ये मेथड इस पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो क्या इसकी रनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, और अगर आ रहा होता है तो आप क्या करते हो कि आप उसको दूर करते हो। इन अदर वर्ड्स कि आप एक गाड़ी बनाने जा रहे हो, तो आपको ये पता है कि आप एक गाड़ी जो आपने बनाई है थोड़ी सी स्पोर्ट्स लुक की कार है, तो डेफिनेटली इसको चलाने वाला बंदा जो है इसको 200 की स्पीड तक तो लेकर जाएगा ही जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आपने इसको क्या किया कि आपने यूज़र के एक्शन को कैप्चर कर लिया कि वो 200 की स्पीड तक इस गाड़ी को चलाएगा। अब आप क्या करो कि उसको गाड़ी हैंड ओवर करने से पहले अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ले जाकर तो गाड़ी को 200 की स्पीड तक भगा के उसकी स्टीयरिंग की वर्किंग, उसके इंजन की वर्किंग, उसकी ब्रेक्स की वर्किंग, ये सारा कुछ चेक कर लो, ताकि जब बाद में अगर कोई एरर आता है तो उसको ठीक कर लो, ताकि जब बाद में यूज़र के पास जाए तो वहाँ पे उसको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। तो फिर इस तरीके की टेस्टिंग, सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग जो है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही होती है, और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम लगती भी है तो क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट्स की बेस पे काम किया होता है तो आप इजीली उसको फिक्स कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। इसके बाद आपके पास आ जाती है पार्टीशन टेस्टिंग। दिस मेथडोलॉजी कैटेगराइज इनपुट एंड आउटपुट्स ऑफ अ कैटेगरी टू चेक देम। अब वो सिंपल सी बात है, इस लाइन से तो आपको क्लियर नहीं होगा, ये जस्ट मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर याद रखने के लिए लिखी थी, तो आपको मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, आप तकसीम कर दो, मीन्स ये कि आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं अगर, तो आप क्या करते हो कि सेम कैटेगरी की चीज़ें एक साइड पे, दूसरी कैटेगरी की चीज़ें एक साइड पे और तीसरी एक साइड पे कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने बल्क में कुछ सामान पड़ा हुआ था और उसके अंदर वो बॉल्स पड़ी हुई थी, ये समझ लें, तो उसके अंदर 30 बॉल्स पड़ी हुई थी जिसमें से
10 बहुत छोटी थी और स्मॉल साइज़ की थी, और 10 जो है मीडियम साइज़ की थी, और 10 जो है लार्ज साइज़ की थी। यानी कि आपके पास 30 बॉल्स हैं जिसमें से 10 सबसे बड़ी, फिर 10 उससे छोटी और 10 उससे छोटी हैं। तो आपको अगर इनकी पार्टीशन करने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? आपके पास पार्टीशन का एक ही तरीका है कि सबसे छोटी हो एक साइड पे कर दूं और जो उससे बड़ी हो एक साइड पे, और जो उससे बड़ी हो एक साइड पे। और उसके बाद फिर आप क्या करो कि हर एक बॉल को के सेट को, यानी 10 बॉल्स का जो सेट बन चुका है उसको अपनी जगह पे आप चेक कर लो कि इसके साथ अगर आप खेलते हो तो ये खेलने में कैसी हैं, मीडियम वाली कैसी हैं, स्मॉल वाली कैसी हैं, लार्ज वाली कैसी हैं। तो पार्टीशन टेस्टिंग में यही होता है कि आप सेम वे में काम करने वाली चीज़ें सॉफ्टवेयर की, या फिर जो सेम किस्म की लॉजिकली सेम चीज़ें जो होती हैं, आप उनको एक साइड पे उनकी कैटेगरी बनाते हो, फिर दूसरी कैटेगरी बनाते हो, थर्ड कैटेगरी बनाते हो, और फिर उनकी वर्किंग की बेस के ऊपर वो सिमिलर चीज़ें एक जगह कलेक्ट हो चुकी होती हैं तो आप उनको एक ही दफ़ा उनके साथ सेम वर्किंग्स करवा के चेक कर लेते हो कि क्या ये ठीक से काम कर रही हैं, या फिर इसको अपडेट करने की या फिर चेंजिंग करने की या कोई प्रॉब्लम फिक्स करने की ज़रूरत है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये कुछ 2-3 अप्रोचेज़ हैं, प्लस इसके अलावा भी बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं जो कि यूज़ हो रही होती हैं। और लेकिन क्या है कि अगर आप गौर करें तो जो आपकी पुरानी टेस्टिंग्स के मेथड थे वो एज इट इज़ जाके इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, वो थोड़े से मॉडिफाई होकर दूसरे नामों के साथ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जब आप कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस तरीके की चीज़। तो आपने क्या करना है कि आपने एज इट इज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ऊपर जो आप मेथड्स से अप्लाई किया करते थे टेस्टिंग के, आपने उनको उठा के एज इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस में भी इंप्लीमेंट नहीं कर देना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक फ्लो में चलते हुए प्रोग्राम को चेक करने का, और एक प्रोग्राम ऐसा जो कि स्विच कर रहा है कभी एक जगह कभी दूसरी जगह कभी तीसरी जगह, उनको चेक करने का डेफिनेटली कोई ना कोई थोड़ा सा मेथड चेंज होना चाहिए। तो वही सारे आपके पास जो ट्रेडिशनल टेस्टिंग के मेथड्स हैं उनको हल्का सा मॉडिफाई करके और इन मेथड्स के साथ, इन तरीकों के साथ जो भी आपको मैंने बताए हैं आपकी स्क्रीन पे, इनके थ्रू आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो आपको वही मेथड जो है अच्छे तरीके से अच्छे टेस्टिंग के रिजल्ट्स देना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा, इसको आप टॉपिक तो नहीं कह सकते, ये एक डिस्कशन थी, और आज मैंने सोचा कि आपसे ये डिस्कशन कर ली जाए क्योंकि ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी किया करती थी समटाइम कि आपके पास एक सिंपल से मेथड है टेस्टिंग के, और वो उस वक्त बनाए गए थे जब आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी, और आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई है और अपने साथ वो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लासेस जैसे टेक्निकल चीज़ें लेके वो चल रही है, और उसके ऊपर हम वही पुराने मेथड्स ऑफ टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है? फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जब रिसर्च की तो मुझे भी इन चीज़ों का पता चला कि मेथड्स तो वही हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के तरीके थोड़े से एडवांस हो गए इस तरीके से कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट की अब टेक्निकलिटीज़ के अंदर से भी जाके टेस्टिंग करते हैं और उनके एरर्स को डिटेक्ट करके उनको दूर करने के लिए जो है काम करते हैं। और उसमें से कुछ ट्रेडिशनल मेथड जो आपके थे टेस्टिंग के वो आज भी इम्प्लीमेंटेबल हैं आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस के ऊपर, और शायद वो आने वाले वक्त में भी इम्प्लीमेंटेबल रहेंगे। और वो मेथड है लाइक बीटा टेस्टिंग। जब बीटा टेस्टिंग ऐसी है कि जो यूज़र को आप देने के बाद करवाते हो, दैट डजेंट मैटर एट ऑल कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ की हुई है या फिर कोई और अप्रोच यूज़ की हुई है। बीटा टेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप हर वक्त करवा सकते हो उस पर इम्प्लीमेंट। सेम लाइक दैट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है जो कि आप यूज़र को देने से पहले करवाते हो। दैट डजेंट मैटर कि आपने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज़ की हुई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ की हुई है, कोई और मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हो, या फिर आगे अपकमिंग कोई मेथडोलॉजी भी अगर आप यूज़ करोगे। तो ये कुछ मेथड ऐसे हैं जो कि टेस्टिंग के शुरू में बना दिए गए थे और वो आज भी एप्लीकेबल हैं और शायद आने वाले वक्तों में भी रहेंगे। तो लेकिन जो कुछ मेथड्स डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो सकते उनको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ही आपके सामने तरीके हैं। इन तरीकों के थ्रू आप उनको थोड़ा सा एडवांस करके इस एनवायरनमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जो है मेरे इस सोच पे या फिर मेरी इस थिंकिंग के ऊपर आप भी अपने कमेंट्स दें और अपनी राय दें, अपने सजेशंस दें कि और किस किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग्स को बेहतर बनाया जा सकता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के अंदर टेस्टिंग किस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा सकती है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन, देखते हैं कि किस किस के क्या क्या ऑप्शन आते हैं, क्या कोई नई बात भी लेके आता है या नहीं आता। तो फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे और ये डिस्कशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आने वाले वक्तों में और भी काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें इस चैनल के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। सो फिर दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।